नमस्कार दोस्तों, मैं कमल कृष्ण सुधाकर आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल नर आकांक्षा अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए रेस्पिरेशन यानी श्वसन तंत्र। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। बढ़िया, तो समझते हैं रेस्पिरेशन श्वसन। प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारे द्वारा खाए गए भोजन का ऑक्सीडेशन करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यही समस्त क्रिया रेस्पिरेशन या श्वसन कहलाती है। चूंकि एक क्रिया फेफड़ों में संचालित होती है, इसलिए इसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी फुफ्फुसीय श्वसन भी कहते हैं। इस क्रिया में, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का ब्लड में मिलना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड से बाहर निकलना शामिल होता है। ब्लड के द्वारा ही ऑक्सीजन प्रत्येक सेल तक पहुंचता है। ठीक है, ये हमारा श्वसन तंत्र का स्ट्रक्चर है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स शामिल होते हैं, जैसे नोज नाक, नोस्ट्रल कैविटी, फेरिंक्स ग्रसनी, फूड पाइप, आहार नाल, लैरिंक्स कंठ, ट्रेकिया श्वासनली और फेफड़े। हम एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहले नोज या नाक के बारे में जानते हैं। नोज और नेसल पैसेज। नेसल पैसेज में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो 1/2 लीटर म्यूकस प्रतिदिन निकालता है। म्यूकस ही शरीर में धूल कण, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स को शरीर में एंटर करने से रोकता है। इसमें म्यूकस होता है जो इसे बैक्टीरिया वगैरह को इसमें चिपका लेता है। सेकंड बात करते हैं पेरिंग्स और ग्रसनी के बारे में। पेरिंग्स ग्रसनी रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट होता है। एक कॉमन पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम तथा श्वसन का। यहीं से ये श्वसन मार्ग आता है और यहीं से डाइजेस्टिव सिस्टम वाली फूड नली जाती है। उसके बाद जानते हैं हम लैरिंक्स या और वॉइस बॉक्स के बारे में। लैरिंक्स ग्रसनी तथा ट्रेकिया को जोड़ता है, जिसका मुख्य काम साउंड प्रोड्यूस करना है। ये लैरिंक्स का स्ट्रक्चर है। इसमें एक वोकल कार्ड होता है। वोकल कार्ड में जैसे ही हवा का फ्लू पहुंचता है, ये विभिन्न प्रकार के साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वोकल कार्ड के ऊपर एक एपिग्लोटिस लगा होता है। लैरिंक्स के प्रवेश द्वार पर एक पतली पत्ती के समान वॉल्व होता है, जिसे एपिग्लोटिस कहता है। इसका कार्य, जैसे हम भोजन खाते हैं तो ये ट्रेकिया के मार्ग को बंद कर लेता है, जिससे इसमें भोजन प्रवेश नहीं कर पाता। ठीक है, अब समझते हैं हम ट्रेकिया या श्वासनली। ट्रेकिया लैरिंक्स से आगे चलकर थोरेसिक कैविटी में एंटर करता है, यानी ट्रेकिया आगे चलकर बच्चे गुहा में प्रवेश करता है। बच्चे गुहा में प्रवेश करने के बाद ट्रेकिया 2 पार्टों में विभाजित होता है, राइट और लेफ्ट में, जिसे हम प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई अनेक पार्टों में विभाजित होता है। सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्शियरी ब्रोंकाई में विभाजित होता है और उसके बाद ये ब्रोंक्यूल में विभाजित होता है। ब्रोंक्यूल के अंत में एल्वियोली होते हैं, जिन्हें हम आगे समझेंगे। ट्रेकिया की कुल लंबाई 10 से 11 सेंटीमीटर होती है। ट्रेकिया में 16 से 20 सी शेप के कार्टिलेज रिंग होते हैं, जिसका काम ट्रेकिया से सिकुड़ने तथा चिपकने से बचाता है। इसमें रिंग होती है जो इसे चिपकने से बचाता है। अब हम जानते हैं लंग्स एवं फेफड़ों के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मानव में 2 फेफड़े होते हैं, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। ये रिब केज के द्वारा बंद रहते हैं, पसलियों के अंदर होते हैं। फेफड़े के अंदर जो लेयर होती है उसे हम फुलर मेम्ब्रेन कहते हैं। राइट लंग्स लेफ्ट लंग की कंपोजिशन में थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, राइट लंग थोड़ा बड़ा होता है। इसमें 3 लॉब्स पाए जाते हैं, यानी 3 पार्टों में बटा होता है राइट लंग्स, और लेफ्ट लंग्स 2 पार्टों में विभाजित होता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ट्रेकिया आगे चलकर 2 लेफ्ट और राइट में विभाजित होता है, जिसे हम प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई विभाजित होकर सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाता है, और सेकेंडरी विभाजित होकर टर्शियरी बनाता है, और टर्शियरी विभाजित होकर ब्रोंक्यूल बनाता है, और ब्रोंक्यूल आगे चलकर एल्वियोली बनाता है, जिसे कुप्पका कहते हैं। अब हम कुप्पका के बारे में समझेंगे। ब्रोंक्यूल जो है कुप्पका बनाता है।
ब्रेंकियल के अंत में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एल्वियोली कूपका कहते हैं और इसी एल्वियोली में गैसों का आदान प्रदान होता है। अब हम समझते हैं कि इस एल्वियोली में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है, किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है और ऑक्सीजन शरीर के अंदर आती है। तो चलिए समझते हैं। एल्वियोली में प्रेजेंट ऑक्सीजन का प्रेशर 104 mmHg होता है, जबकि ब्लड वेसल्स में इसका प्रेशर 40 mmHg होता है। इस कारण से एल्वियोली से ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में आ जाती है। वहीं एल्वियोली में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 40 mmHg होता है, जबकि ब्लड वेसल्स में इसका प्रेशर 45 mmHg होता है। इस कारण से ब्लड वेसल्स से कार्बन डाइऑक्साइड वैक्यूल्स की ओर आती है। ये प्रेशर का अंतर है। अब हम समझते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस। रेस्पिरेशन की प्रोसेस को हम 3 पार्टों में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी बाह्य श्वसन, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज यानी गैसों का शरीर में परिवहन, और तीसरा आंतरिक श्वसन यानी सेलुलर एस्पायरेशन। तो सबसे पहले जानते हैं हम बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में जानते हैं हम किसी भी ऑर्गेनिज्म तथा एनवायरनमेंट के बीच जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है उसे ही एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी बाह्य श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन को लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना ही बाह्य श्वसन यानी रेस्पिरेशन। ये 2 प्रकार होता है। ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना इंस्पायरेशन यानी अंतःश्वसन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना एक्सपायरेशन कहते हैं। यानी हवा का शरीर में आना। इसके साथ आम विभिन्न प्रकार की गैसें रहते हैं। नाइट्रोजन 78.09%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हम लेते हैं। जब हम हवा को छोड़ते हैं तो उसके साथ नाइट्रोजन 78.09% में कोई चेंजिंग नहीं, ऑक्सीजन 70% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 4% छोड़ते हैं। इसमें ध्यान देने की बात है कि नाइट्रोजन लेने और छोड़ने में कोई अंतर नहीं। ऑक्सीजन में कमी आई क्योंकि ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हुई। सांस के द्वारा लगभग 400 ml वाटर प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। 400 ml वाटर शरीर से बाहर निकलता है। अब जानते हैं हम गैसों का शरीर में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज के बारे में अब हम जानते हैं। ट्रांसपोर्टेशन गैसेज में क्या होता है? ऑक्सीजन का लंग्स यानी फेफड़ों से शरीर के सभी सेल्स तक पहुंचना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स फेफड़े तक पुनः वापस आने की प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन गैसेज का या गैस का शरीर में परिवहन कहते हैं। इसका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन यानी फेफड़ों से किसके जो सेल तक आता है वो किसके हीमोग्लोबिन के माध्यम से आता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और जो सेल में आकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन अलग अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। इस प्रकार से फेफड़ों से ऑक्सीजन सेल में हीमोग्लोबिन के माध्यम से आ जाती है। अब समझते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन 3 प्रकार से होता है। हीमोग्लोबिन के द्वारा 10 से 23%, प्लाज्मा के द्वारा 7%, प्लाज्मा के द्वारा कार्बोनिक अम्ल बनाया जाता है। प्लाज्मा के से जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक अम्ल के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। और तीसरा है बाइकार्बोनेट के द्वारा। बाइकार्बोनेट के द्वारा सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, लगभग 70%। कितना प्रतिशत इसके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है? 70%। ये पोटेशियम के से जुड़कर पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम से जुड़कर सोडियम बाइकार्बोनेट के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब समझते हैं हम आंतरिक श्वसन यानी इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन। चूँकि ये कोशिकाओं में होता है इसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। भोजन फूड के डाइजेशन के बाद हमें ग्लूकोज मिलता है जो ब्लड के सहायता से कोशिका सेल तक पहुंचता है। इस ग्लूकोज का सेल ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीडेशन किया जाता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड O2 तथा
एनर्जी मिलती है। इस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम ग्लूकोज लेते हैं उसका एक कैटाबोलिक क्रिया है जो ऑक्सीजन की प्रोसेस या ऑब्सेंस दोनों की कंडीशन में होती है। ये कह रहा है कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में ये दो प्रकार की होता है। ऑक्सीजन की अनॉक्सी श्वसन यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सी श्वसन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, बस अंत श्वसन में इतना ही। धन्यवाद।